हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड मॉड्यूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, इससे पहले देखिए फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल में हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में हमने कवर किया था स्टेट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, और उस पर आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट या एसएससी जेई में पूछे जाते हैं। सेकंड मॉड्यूल में हमने कवर किया था वर्क इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे हम बताते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर हमारा वर्क हुआ है या वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे बेसिकली हीट इंटरेक्शन। ठीक है, तो हीट इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे हम बताएंगे कि हीट रिजेक्शन हुआ है, हीट एडिशन हुआ है। ठीक है, और कैसे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो कब हम न्यूमेरिकल में इसको पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, और देखिए ये जो सेशन है हमारा ये सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल किसी भी क्वेश्चन के ट्राई करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा हीट इंटरेक्शन सेकंड टॉपिक हमारा थर्ड मॉड्यूल के अंदर। देखो, तो सबसे पहले हमें हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है किसी भी सिस्टम के अंदर हीट इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर मैं बोल देता हूँ कि चेंज इन हीट पूछ लेते हैं। ठीक है, डी क्यू, और डी क्यू मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, डेल्टा क्यू क्यों लिखा है, बिकॉज ये क्या है, हमारा एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, अब ये पाथ फंक्शन क्या होते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको डी क्यू ना लिख के यहाँ पे लिखना है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू वो बताता है हमारा पाथ फंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, हार्ड पॉइंट पर इसकी वैल्यू हम क्या है, एक प्रॉपर्टी की तरह इसको हम पॉइंट प्रॉपर्टी की तरह हम क्या कर देंगे, इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, पाथ की हेल्प से बताएंगे कि हमारा क्या हो रहा है, कि भाई अगर एडिशन हो रहा है या फिर रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल लिया था तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी। ठीक है, क्योंकि ये तीन आपके जो टॉपिक हैं ये मैंने बताया है कि आपका पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और आपका एक इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं हमारे जो हीट इंटरेक्शन कैसे निकालते हैं हम किसी भी प्रोसेस के अंदर, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम है प्रोसेस, या फिर हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, या फिर आइसोथर्मल है, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है बेटा, तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक हम छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ भी बोल दो इसको, वो आपका इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक सेकंड नेम है, वो भी आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, ठीक है, तो कई बार जूल्स लॉ भी बोल देते हैं, तो कई बार हमारा एसएससी जेई में, और एक बार हमारा 1986 के अप्रॉक्स एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ को हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन दे रखे थे थर्मोडायनेमिक्स लॉ, और यहाँ पे आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था कि उसको हम और क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था इस लॉ के अंदर कि जो हमारी जो एनर्जी है वो हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, उस पर हमारा बेस्ड है बेसिकली लॉ। तो और हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि अगर हम किसी साइकिल में जो हम हीट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, हीट सप्लाई टू द साइकिल इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इसका मतलब देखिए ये है, अगर मैं इन जनरल टर्म में बोलूं कि अगर मेरे पास मान लेता हूं कि मैं ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, और इसका मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल दैट इज़ पीवी डायग्राम। ठीक है, और ये पीवी डायग्राम मान लो स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये हमारा क्या हो रहा है बेसिकली कि क्लॉकवाइज बना देता हूँ मैं। ठीक है, क्लॉकवाइज सिस्टम है, बिकॉज मैंने बताया था क्लॉकवाइज जो हमारे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारा पीवी डायग्राम होता है तो उसमें वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने अगर यहाँ पर कुछ हीट Q1 मान लो 40 किलो जूल का हीट एडिशन किया है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक, और हमारा वर्क डन है, मान लो वर्क डन हमारा हो रहा है, ठीक है, साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेज सेकंड के अंदर, ठीक है, 40 किलो जूल,
तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, बिकॉज इनसाइड द साइकिल इज़ 40 किलो जूल हमारा हीट सप्लाई है, दैट इज़ इक्वल टू 40 किलो जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है इन जनरल कंडीशन, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये हमारा ये बोल के चलता है किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं, कुछ एडिशन सप्लाई कर रहे हैं, कुछ एडिशन दे रहे हैं हीट का, तो उस पर जो हमारा वर्क डन होगा वो हमारी वर्क करेगी, वो हमारी क्या करेगी, बिल्कुल हमारे इक्वल रहेगी, यानी कि क्या है, कोई भी लॉसेज नहीं होंगे। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हुई, नेट हमारा हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इन द साइकिल इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल। ये जो साइक्लिक इंटीग्रल है इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ये नहीं लिख सकते, जहाँ भी अगर आपने ये लिख दिया ना dW इज इक्वल टू dQ, बेटा बहुत हमेशा सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, एक ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने ये चीज़ लिख दी है तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि डेल्टा क्यू नहीं है यहाँ पे, कर्ल इंटीग्रल हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा कर्ल इंटीग्रल या साइक्लिक इंटीग्रल है, ये हमारा बता रहा है बेसिकली साइकिल, तो इसको सी से भी लिख देते हैं किसी बुक के अंदर। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वर्क डन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये हमारी किसके लिए है, देखिए इस कंडीशन के बारे में बता देता हूँ, ये है हमारी फॉर साइकिल नॉट फॉर द प्रोसेस, याद रखना साइकिल के लिए है, ठीक है। सेकेंड इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बेटा देखो यहाँ से हमारा गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेई और आपकी जितने भी स्टेट के एई और जेई के एग्जाम है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कम से कम 8 से 10 बार पूछा गया है। आपका ऑप्शंस आ जाएगा कि हमारा ये है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल या बोथ। तो ध्यान रखना, एक तो ये सबसे पहले साइकिल के लिए है, प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबल कंडीशन में लगा सकते हैं, इरिवर्सिबल में भी लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, इतना पता लगा। अब हम बात करते हैं जनरल कंडीशन के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा आइडियल कंडीशन में हमने मान के चला। जनरल कंडीशन में देखो बेटा क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस हीट ट्रांसफ़र की वजह से कुछ चेंज इन हमारी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी भी होती है, ठीक है। अब वो इंटरनल एनर्जी हमारी डी है, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, प्लस कर्ल ऑफ डब्ल्यू है, ठीक है। आई होप आप सबको अब एटलीस्ट पता चल गया होगा कि मैंने कर्ल और डी कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल रहे, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू हमारा बेसिकली बता रहा है, ये डेल्टा क्यू बता रहा है कि आपका ये है क्या, पाथ फंक्शन, ठीक है, पाथ फंक्शन है, या इसको बोलेंगे चेंज इन हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब डी यू हमारा ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव है यानी कि क्या है, इंटरनल एनर्जी हमारे सिस्टम की बढ़ी हुई है, ठीक है। इफ़ द नेगेटिव आ रहा है अगर डी यू, दैट मीन्स हमारी इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, डिपेंड करेगा आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस है या फिर हीट एडिशन प्रोसेस है, ठीक है। अब ये वर्क डन है जो इसको मैंने लिखा है कर्ल इंटीग्रल, जो हमारा पार्शियल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, पाथ फंक्शन, ठीक है, पाथ फंक्शन, और इसको हम बोलेंगे चेंज इन वर्क डन, ठीक है। यानी कि क्या है, पॉइंट से 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे हमारा चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे किसके लिए वैलिड है, प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। अब अगर बात कर देता हूँ 1 से 2 बात करूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 2, डी 1 से 2, ये क्यू 1 से 2 हो जाएगा, एंड देन वर्क डन 1 से 2, ठीक है। याद रखना दिस इक्वेशन इज वैलिड टू द प्रोसेस ओनली, नॉट फॉर द साइकिल, क्लियर है। एंड सेकेंड वन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पर हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि ये हमारा रिवर्सिबल कंडीशन के लिए वैलिड है या फिर इरिवर्सिबल के लिए कंडीशन के लिए वैलिड है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ने बोला कि नेट हीट सप्लाइड इनसाइड द सिस्टम या फिर आउटसाइड द सिस्टम अक्रॉस द बाउंड्री इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ठीक है,
अक्रॉस द बाउंड्री इन द साइकिल। सारी चीज़ें बिल्कुल बिट बाय बिट याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो हमारी ना तो वर्क ट्रांसफ़र होगा ना हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है बेटा। और साइक्लिक इंटीग्रल है यानी कि साइकिल के लिए वैलिड है, और ये वाला हमारा किसके लिए वैलिड है, प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कभी भी न्यूमेरिकल को करते हो तो, ठीक है। और कितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज से आपसे वैलिड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पहले डाउट को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देखो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली हीट इंजन, ठीक है, क्योंकि हीट इंजन हमारा बेसिकली फर्स्ट लॉ पर हम डिस्कस करेंगे, इससे हम आगे जाके न्यूमेरिकल में भी हेल्प मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो हीट इंजन देखिए क्या होता है। बेसिकली इंजन क्या होता है, आपको सबको पता है कि इंजन के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं, कंबशन होता है, देन इसके बाद हमें आउटपुट हमारी क्या मिलती है, रोटेशनल एनर्जी, या फिर बात करते हैं मैकेनिकल वर्क मिलता है, ठीक है। अब बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है देखिए, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बट हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे, ताकि आपकी एक अच्छी रिवीजन होती रहे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहे और आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओ, ठीक है बेटा। तो एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होती है, बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज वर्क डन, ठीक है, अपॉन हीट सप्लाई। अब वर्क डन क्या होता है, दैट इज हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, ठीक है। और अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से बनाता हूँ, दैट इज T1, ठीक है, एंड दैट इज T2, ठीक है, दिस इज द हीट इंजन, ठीक है। अब यहाँ से मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ इसको, दैट इज QS, ठीक है, ये है Q रिजेक्टेड। अब देखिए जब मैं हीट सप्लाई करूँगा तो इंजन हमारा कुछ वर्क डन भी करेगा, तो ये हमारा मान लेता हूँ दैट इज QS माइनस QR इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। अब ये QS माइनस QR क्यों किया है, देखिए हमेशा क्या होगा, हमारा हीट सप्लाइड हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जब कुछ चीज़ देंगे तो उसी में से हमारा वर्क डन भी निकलेगा, थोड़ा बहुत हमारा लॉसेस भी होता है, जैसे हमारे हीट लॉस होते हैं काफ़ी सारे। जब हम इंजन पढ़ेंगे, आईसी इंजन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम बताएंगे कौन कौन से लॉसेज हो रहे हैं इंजन के अंदर, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, देखिए वर्क डन क्या हो रहा है हमारा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसको मैंने बोला हुआ है बेसिकली वर्क डन, ये है हमारा हीट सप्लाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड, ठीक है। तो अब यहाँ से पता लगता है कि ये हमारे वैलिड कहाँ कहाँ पे है, देखिए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे देखिए ये रिवर्सिबल कंडीशन के लिए भी वैलिड है और इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये हमारा जो इक्वेशन है ये हमारा वैलिड है, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, ठीक है। और मैं ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं कि हमारा देखिए इंजन है, अब इंजन का हमारा बेसिकली हमारा फंक्शन क्या है, काम करना, काम हमें आउटपुट मिलना। तो हमेशा याद रखना हमारी जो इंजन की हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, आप याद रखना डिज़ायर अपॉन इनपुट, ठीक है, डिज़ायर अपॉन इनपुट। और आपकी इच्छा क्या है, काम लेना यानी कि वर्क डन, ठीक है, अपॉन इनपुट क्या है, आपकी हीट सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि हमें चाहिए क्या, जैसे रेफ्रिजरेटर में हम बोलते हैं डिज़ायर अपॉन इनपुट, तो डिज़ायर वहाँ पे क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, तो वहाँ पर हम बोल देते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। यहाँ पे है हमारा डिज़ायर वर्क आउटपुट, हमें वर्क लेना है इंजन से, हमें आउटपुट चाहिए, तो हम बोलेंगे वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट यानी कि हीट सप्लाई, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए दोनों के लिए वैलिड है। बट अब अगर बात करते हैं, वो हम बात करते हैं रिवर्सिबल के साथ, ओनली रिवर्सिबल या फ्रिक्शनलेस, ठीक है, या आइडियल या कार्नोट, ठीक है बेटा। ये चार कंडीशन अगर आपको न्यूमेरिकल में मिल जाती हैं, रिवर्सिबल कंडीशन, फ्रिक्शनलेस कंडीशन, आइडियल कंडीशन, कार्नोट इक्वेशन, ठीक है, कार्नोट कंडीशन, तो बेटा ये सारी कंडीशन हमारी आइडियल केस की हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हीट हमारा बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये एक रामबाण है, यानी कि क्या है आपका, ये पेनिसिया है, रामबाण है, इसको याद रखना है कि भाई ये चीज़ अगर आपको कहीं भी दिख गई, रिवर्सिबल कंडीशन, फ्रिक्शनलेस, आइडियल और कार्नोट कंडीशन, ये आपको लगानी है, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें आपकी वैलिड होंगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इंटरव्यू देते हो किसी भी थर्मल के पर्टिकुलर PSU के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत बारीक हैं और सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक बच्चों की यहीं से होती हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, Q इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई Q सप्लाइड,
ठीक है। अब यहाँ पे है T1, ठीक है, T1 को बोल देता हूँ मैं सोर्स टेम्परेचर, ठीक है, और T2 को बोल देता हूँ सिंक टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस क्यू आर के करस्पॉन्डिंग कौन सा है हमारा T2 डिवाइडेड बाई T1, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूला को मैं इससे इक्वेट भी कर सकता हूँ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है, वेयर Q1 इज हीट सप्लाइड एंड Q2 इज द हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो यानी कि आप ये देख सकते हो, ये जो कंडीशन है ये हमारी किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल कंडीशन के लिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं, जब हमारा हमारा क्या है कार्नोट साइकिल या फिर हम आइडियल कंडीशन है, फ्रिक्शनलेस है, रिवर्सिबल कंडीशन है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमें दो टेम्परेचर दे दिए जाते हैं, एक हीट दे दी जाती है, तो वहाँ से हम दूसरी हीट निकाल लेते हैं इजीली, रिजेक्शन है या सप्लाइड है, ठीक है। इसको हम इक्वेट करके कर सकते हैं कि एफिशिएंसी और टेम्परेचर के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, और एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम हीट रिजेक्शन के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज़ ये हुआ, और हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूं, देखिए 1 माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू सप्लाइड इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको मैं अगर क्यू रिजेक्शन को लिख देता हूँ Q2 अपॉन Q1, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो बेटा डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल पूछा गया है कि दो टेम्परेचर दे दिया और एक आपको हीट रिजेक्शन या सप्लाइड दे दिया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 9 स्टार इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर बेस्ड आपको 99% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट एंड आपके जितने भी स्टेट ए जेई के एग्जाम है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, रिवर्सिबल कंडीशन के लिए अंदर क्या होता है आपका, एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और सेकंड हमारा क्या है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर है। अब यहाँ आपका एक बेस क्लियर हो चुका है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कैसे इसको डील करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कंडीशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हीट रिजेक्शन फॉर दी वेरियस प्रोसेस, ठीक है। हम बात करते हैं, देखिए हीट इंटरेक्शन, ठीक है, हीट इंटरेक्शन के बारे में। सबको पता है हीट क्या होता है, ठीक है, आई होप सबको पता होगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट अक्रॉस द बाउंड्री फ्रॉम द सिस्टम या टू द सिस्टम, ठीक है। तो चार प्रोसेस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड फोर्थ वन इज जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। सभी बच्चों को एटलीस्ट ये चार प्रोसेस के बारे में बिल्कुल डेप्थ के और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, और आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। एक क्विक रिवीजन है, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो अपने सारे कॉन्सेप्ट को। कांस्टेंट प्रेशर को बोलते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्मल इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है हमारा डी क्यू यानी कि नो चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज, ठीक है बेटा। अब देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम फिगर, ठीक है। तो पीवी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो पीवी डायग्राम के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट ले लेके सेकंड तक, ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू V2, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ,
फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली देखिए हीट इंटरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, और कंडीशन देखिए, कंडीशन मैं बोल देता हूँ, ध्यान रखना ये चीज़ें, कंडीशन मैं बोल रहा हूँ रिवर्सिबल कंडीशन, ठीक है। कंडीशन याद रखना, रिवर्सिबल कंडीशन है और नॉन फ्लो कंडीशन है, नॉन फ्लो, ठीक है, और क्लोज सिस्टम है, याद रखना। ये हमारी तीन कंडीशन जैसे मैंने वर्क डन के लिए बताई थी, रिवर्सिबल कंडीशन, नॉन फ्लो सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम के लिए हमारा जैसे वर्क डन डिफरेंट होता था, वैसे ही हम उसको अलग डील करेंगे, ठीक है। बट ये कंडीशन आपने याद में रखनी है, ठीक है। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू, ठीक है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की सबसे लिए बात करते हैं। देखिए अब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखिए हम बात करते हैं, तो वर्क डन हमने क्या बताया था फॉर रिवर्सिबल। अब हमने बोला देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल कंडीशन है, तो रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या था, ये था आपका पी डी वी, और वॉल्यूम इज कांस्टेंट बिकॉज वी वन माइनस वी टू। अगर मैं बोलता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ वी वन माइनस वी टू या वी टू माइनस वी वन। अब दोनों वी वन बराबर हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या है, पाथ फंक्शन और ये है पॉइंट फंक्शन, ठीक है। ये है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और डी यू क्या होता है, एम सी वी डी टी, ठीक है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब हमारा पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन बराबर हो जाते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम हीट ट्रांसफ़र को हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था आईईएस और गेट के अंदर, ठीक है, 2006 के अंदर, ठीक है। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड इन द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाकी, और हम आपको पता यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट फंक्शन है वो पाथ फंक्शन क्या हो गया है, बराबर हो गया है, ठीक है। और याद रखना देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमेशा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमेशा डी यू की वैल्यू क्या होगी आपकी, एम सी वी डी टी होगी, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो याद रखना इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर किस कंडीशन के लिए, आइडियल गैस के लिए। अगर मैं बोल दूँ आइडियल गैस तो हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ रियल गैस के लिए तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है आपका, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। याद रखना प्रेशर का फंक्शन नहीं होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम का होगा, ठीक है। तो इस छोटे से टॉपिक से आपको इतना चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्लू, वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा क्यू की वैल्यू डी यू हो जाएगी बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और कांस्टेंट वॉल्यूम जहाँ भी आपने देखा तो वहाँ पर आपका सी वी डी टी हो जाता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी हमारा फंक्शन होती है टेम्परेचर का आइडियल गैस के लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कांस्टेंट प्रोसेस, प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर का अगर मैं फिगर बनाऊंगा पीवी डायग्राम तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। दैट इज प्रेशर, दैट इज वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू प्लस डी यू, ठीक है, पॉइंट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का सम होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रोसेस, प्रेशर प्रोसेस के लिए, ठीक है। और हमारी कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल कंडीशन के लिए वर्क डन हमारा हो जाता है पी डी वी, ठीक है, प्लस डी यू हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बोल देता हूँ कि डिफरेंशियल कॉमन है, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशियल कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा u प्लस पी वी, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारी एंथैल्पी होती है दैट इज इक्वल टू होती है u प्लस पी वी, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। और किसके अंदर, रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर, क्योंकि रिवर्सिबल के ही अंदर ही हम पढ़ते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। और अगर हमारी कौन सा साइकिल है, क्लोज साइकिल है, और ओपन साइकिल होता है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप लास्ट लेक्चर को देखो, और जिनको पता है वो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है बेटा। तो ये हम क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है। यानी कि क्या है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमारी जो एंथैल्पी है वो हमारी पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा पाथ फंक्शन है।
तो यानी कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ दीज कांस्टेंट कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो डी एच क्या होता है, एम सी पी डी टी, ठीक है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है तो हम डी एच की वैल्यू एम सी पी डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। और सी पी क्या है, हमारी स्पेसिफिक हीट। और सिमिलरली फॉर आइडियल गैस जो हमारा एंथैल्पी होती है, ये होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड एंथैल्पी फॉर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर रियल गैस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको कैलकुलेट करना है हीट इंटरेक्शन को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, r है कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट बोल दिया, तो पी वी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पी वी जब कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारी कर्व कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। और P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, यानी कि कर्व क्या होगी हमारी इस शेप की होगी, ठीक है। दैट इज आइसो थर्मल कर्व। और भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमारा एक्सपेंशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दैट इज V1 एंड दैट इज V2, ठीक है बेटा। ये प्रेशर है एंड ये वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा बेसिकली वर्क डन क्या होगा और हमारी हीट क्या होगी। देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्लू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है। और हम देखते हैं, आप बात करते हैं, देखिए कौन सी कंडीशन है हमारी, आइसोथर्मल कंडीशन है। हम बात के चल रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा जो फ्लूइड है, जो हमारी वर्किंग मीडियम है, वो क्या है हमारा आइडियल है, ठीक है, फॉर आइडियल गैस। यहाँ कंडीशन में ले लेता हूँ फॉर आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस अगर हम नहीं लेंगे और हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं लेंगे तो हम वहाँ पे डी यू इज इक्वल टू एम सी डी टी नहीं लिख सकते, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है और अगर गैस आइडियल हो या ना हो, बट डी यू को हम एम सी डी टी लिख सकते हैं। बट अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो डी यू ऑलवेज क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। ये दो कंडीशन को अच्छे से याद रखना है, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, ठीक है। तो डी यू फॉर आइडियल गैस क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी प्लस डेल्टा डब्लू, ठीक है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 है, तो हम क्या देख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सी वी T2 माइनस T1, डी टी को T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज बोथ टेम्परेचर आर सेम, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है। तो जैसे ही ये वैल्यू जीरो हुई तो वहाँ पर हमारा जो आंसर क्या होगा आपका, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्लू, ठीक है, एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू। अब मुझे ये बताइए, ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ का हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था। तो बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से ये हमारी क्या है, कंडीशन आइडियल कंडीशन है, बट ये एक्चुअल में क्या है, हमारा वायोलेशन हो गया है सेकंड लॉ का, क्योंकि सेकंड लॉ हमारा ये बोलता है कि भाई अगर हमारा क्या है, कोई भी हीट हमारा इंजन बनाते हैं तो उस पर क्या होगा, कोई ना कोई रिजेक्शन जरूर होगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई जितना हमने हीट सप्लाइड दिया है उतना ही हीट रिजेक्शन, उतना ही वर्क डन हो गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, एक आइडियल कंडीशन आ चुकी है, और हम इसको क्या बोलते हैं, वायोलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स का सेकंड लॉ हमारा यही बोलता है कि अगर हम सप्लाई करेंगे तो ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो विद कोई भी रिजेक्शन ना करे, ठीक है। तो सेकंड लॉ का वायलेशन हो गया है, प्लस हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा हीट ट्रांसफर बराबर है वर्क डन के अंदर इन कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम मान के चलते हैं डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। अगर मेरा ये सिस्टम है तो अगर मैं इसको प्रॉपर इंसुलेट कर देता हूँ तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, बट क्या आप ये बताओ क्या वर्क ट्रांसफ़र होगा। तो बेटा ये अगर आप ये लिख देते हो तो ये बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। ध्यान रखना ये चीज़ों को, अगर मैं हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा वर्क ट्रांसफ़र भी ना हो, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, ठीक है। अब मैंने बोला डी क्यू इज इक्वल टू, ये सॉरी ये क्यू हो जाएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन सेकेंड, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्लू, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या है हमारा, जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू
आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, du इज एज इट इज एंड डेल्टा क्यू w इज वर्क डन। अब यहाँ पर आप देखो तो हम डेल्टा w को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ du, और du क्या था हमारा, u2 माइनस u1, यानी कि माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो यानी कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर मैं सिस्टम से हीट ना तो लॉस कर रहा हूँ ना मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ना तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, वर्क डन जीरो नहीं होगा और हमारी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। ठीक है, वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा, यानी कि वर्क डन हमारा सिस्टम के ऊपर हमारा क्या करेगा, सिस्टम बाय द सिस्टम नहीं होगा, वर्क डन हमें करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें प्रोसेस को करवाना है तो वर्क डन हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, वर्क एडिशन करना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको ये पता लगी एडियाबैटिक कंडीशन के बारे में। दूसरी चीज़ आपको ये पता लगेगी कि हमारा यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हमारी रिड्यूस होगी, क्योंकि हम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी हमारी रिड्यूस होगी सिस्टम की। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, एडियाबैटिक कंडीशन के लिए जो पीवी पावर गामा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर 1 और 2 प्रोसेस के लिए तो P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। ठीक है, तो ये हमारी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है किसके लिए, आइडियल गैस कंडीशन के लिए। और गामा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, दैट इज Cp अपॉन Cv। ठीक है, और Cp माइनस Cv क्या होता है, इज इक्वल टू R होता है, इसको मेयर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार हमारे जो रिजल्ट हैं, ये बेसिक रिजल्ट आप याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा प्रोसेस जिसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब देखिए जब हमारा गामा की वैल्यू नॉर्मली हम क्या लेते हैं, 1.4 लेते हैं। ठीक है, अब जब अगर मैं गामा की वैल्यू 1.4 से लेस लूँगा बट ग्रेटर देन 1.1 लूँगा, ठीक है, व्हेन गामा या फिर n इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.4, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, और अगर मैं 1.4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आप याद रखना कि पॉलीट्रॉपिक के लिए हम एडियाबैटिक की तरह डील नहीं करेंगे, वहाँ पर हमारा डी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हमारा क्या होगा। ठीक है, याद रखना डी क्यू जीरो नहीं होगा, डेल्टा क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जैसे पता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, वो होता था P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। ठीक है, तो आपका हीट ट्रांसफर बाय द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये क्या होगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर क्या होगा आपका, वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इनटू गामा माइनस n डिवाइड बाय गामा माइनस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय n-1 इंटू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन यूज फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये डायरेक्ट आता है आपका AE JE के अंदर। ठीक है, ESC और गेट के अंदर भी कई बार पूछ लेते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, और बेसिकली इसको इस तरीके से ना वो ब्रेक करके वो ये पूछते हैं कि भाई वर्क इनटू पॉली दैट इज गामा माइनस n इंटू गामा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से इसको पूछा गया है SSC के साथ साथ गेट और ESC के अंदर भी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे आप फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, एंड देन इसके बाद देखेंगे हम एंट्रोपी, एंड उसके बाद हम कवर करेंगे रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, और लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या रहेगा, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आप चाहे वो गेट के प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, ESE लगा सकते हो, SSC JE स्टेट AE JE किसी का भी पर्टिकुलर कोई बुक लगाइए, कोई भी इशू नहीं आएगा। और कोई भी अगर टॉपिक में डाउट होता है तो मैं साथ के साथ उसको भी कवर करते चलूँगा। ठीक है, और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व करा है तो मैंने प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कंप्लीट कवर कर रखे हैं हर सब्जेक्ट के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, सारी वीडियोस को रेगुलरली देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सारी क्लासेस फुल आपकी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये चैनल पे मैं कभी भी कोई चीज़ पेड नहीं रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना सेटअप कर चुका हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो मुझे यहाँ पे बस क्या है, सही बच्चों को अपना हेल्प करनी है। कोई भी अगर बच्चा चाहता है कोई भी चीज़ मुझे मिले तो मुझे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी आपको रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है,
बस आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे अगर आपको फीडबैक देना है तो मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू डिफरेंशियल एकेडमी।